हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने लॉ ऑफ सप्लाई को जाना। आज बारी है लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस को पढ़ने की। जी हां, कुछ चीजें अक्सर ऑड मैन आउट की तरह काम करती हैं, लॉ के विपरीत काम करती हैं, लॉ के ऑपोजिट चलती हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा अल्फ्रेड मार्शल का लॉ ऑफ सप्लाई कहता है HMLL यानी हायर मोर लोअर लेस, हायर प्राइस मोर सप्लाई, लोअर प्राइस लेस सप्लाई। इसी के एग्जैक्टली अपोजिट ये एक्सेप्शंस एक्ट करते हैं और इसीलिए इन एक्सेप्शंस के केस में लॉ एक्सपीरियंस नहीं होता। तो क्या है ये एक्सेप्शंस और क्यों ऐसा होता है, चलिए आज के इस वीडियो में समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपना प्यार बरकरार रखिए। जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। पीडीएफ, रिसोर्सेस, नोट्स सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो जरूर 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 टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल से जुड़ जाइए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई ये एक फंडामेंटल लॉ है इकोनॉमिक्स के लॉ ऑफ डिमांड और डीएमयू की तरह ही ये भी अल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया है इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890 एंड दिस लॉ इज शोइंग अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ये ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो जरूर आप वो वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। बेसिकली अगर आप देखें दोस्तों, तो लॉ ऑफ सप्लाई की परिभाषा इन 4 लेटर्स में छुपी हुई है। जी हां, दीज 4 लेटर्स आर द हार्ट एंड सोल ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। जहां पर मैंने क्या लिखा है, H फॉर हायर, M फॉर मोर, लोअर पे लेस। जी हां, हायर क्या है, प्राइस है, मोर क्या है, सप्लाई, लोअर क्या है, प्राइस है और लेस क्या है, सप्लाई। यानी सप्लाई का फंडा बड़ा ही क्लियर है, ज्यादा प्राइस ज्यादा सप्लाई, कम प्राइस कम सप्लाई। यह आमतौर पर प्रोड्यूसर का बिहेवियर होता है, लेकिन हर बार ऐसा ही हो यह जरूरी नहीं है। जी हां, लॉ तो यही कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड एंड लोअर द प्राइस लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, कई केसेस में इसके विपरीत भी काम हो जाता है। जी हां, अगर बात करें आज हम एक्सेप्शंस की, तो कुल मिलाकर के 5 एक्सेप्शंस यहां पर सामने आते हैं, जिसमें सप्लाई ऑफ लेबर, एग्रीकल्चरल गुड्स, अर्जेंट नीड ऑफ कैश, पेरिशेबल गुड्स और रेयर आर्टिकल्स का समावेश है। ये 5 ऐसे मुद्दे हैं, 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि HMLL यानी हायर मोर लोअर लेस के विपरीत काम करते हैं, एग्जैक्टली अपोजिट काम करते हैं। दोस्तों, इसमें आपको बता दूं कि सप्लाई ऑफ लेबर ये बहुत इंपॉर्टेंट और मस्का पॉइंट है, एकदम हार्ड कोर पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, इजी पॉइंट है। सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि यार हायर पे मोर और लोअर पे लेस ये लेबर के केस में इल्पॉ नहीं होता है। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझ लेते हैं। बाकी सारे पॉइंट छोटे छोटे ही हैं। सप्लाई ऑफ लेबर पे आपको एकदम अच्छे से ये वीडियो देखना है, जरा ध्यान से। दोस्तों, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि लेबर होता क्या है। लेबर वो आवर्स ऑफ वर्क हैं जो एक मजदूर मजदूरी करने में लगाता है। द आवर्स ऑफ वर्क विच ही इज वर्किंग इज कॉल्ड एज द लेबर डन बाय हिम। तो वो लेबर के बदले में उसे प्रति घंटे पैसे मिलते हैं, यानी वेजेस या सैलरी उसको मिलती है। ये वेजेस की जो संख्या है ना, ये वेजेस का जो अमाउंट है ना दोस्तों, ये अमाउंट बढ़ता है और आइडियली हायर पे मोर यानी सप्लाई ऑफ लेबर हायर वेजेस पे हायर होना चाहिए, जो कि सप्लाई ऑफ लेबर के केस में नहीं होता। क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, चलिए समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल के जरिए कि वेज रेट का कॉलम है, आवर्स ऑफ वर्क का कॉलम है और टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस दिए गए। एक व्यक्ति को 100 रुपए प्रति घंटा मिलता है, 100 रुपया 1 घंटे का, वो 5 घंटे काम करता है। सिंपल सा एग्जांपल, इसी डब्बे में सब कुछ समझ जाएगा, ज्यादा लिखा पढ़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 रुपया 1 घंटे का मिलता है, 5 घंटे काम करता है, कितने पैसे कमाता है, 500 रुपए कमाता है। कितने पैसे कमाता है, 500 रुपया। सिंपल है, 5 इंटू 100 500। बात करें दोस्तों आगे, तो अब उसका सेठ उसको बोलता है कि भाई तेरे को 200 रुपए दूंगा, बंटा बच्ची कमाए, 200 रुपया तेरे को दूंगा, 7 घंटे काम कर। 7 घंटे काम करता है, 200 रुपए के हिसाब से 1400 रुपए कमाता है। ले भाई, 500 से सीधे 1400 रुपए कमा रहा है, वारे न्यारे हो गए यार। ऐसे में कई महीने काम करने के बाद जब सेठ बोलता है कि यार 300 रुपए,
तो इस बार वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, वो थोड़ा आराम प्रेफर करता है, वो सोचता है साला बीवी बच्चे भी हैं, टीवी भी देखूं, थोड़ा आराम भी करूं, पूरा दिन कितना काम करूंगा, छाती पे लेकर पैसे जाऊंगा क्या। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो सोचता है कि यार 300 रुपए में अगर मैं सिर्फ 6 घंटे काम करूं तो भी मैं पहले से तो ज्यादा ही कमा रहा हूं। कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है दोस्तों। हायर जैसे जैसे वेजेस होते हैं ना, एक पॉइंट तक तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ता है। जैसे यहां पर 5 घंटे काम कर रहा था, 7 घंटे तक पहुंचा, बढ़ा सप्लाई ऑफ लेबर। लेकिन आफ्टर दिस पॉइंट, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, और जब वेजेस बढ़ा, जब वेजेस 200 से 300 हुआ तो सप्लाई बढ़ा नहीं। यहां पर एक्सेप्शन शुरू हो जाता है। ये 7 से घट करके 6 हो गया क्योंकि लेबर ने आराम प्रेफर किया, लेबर ने रिलैक्सेशन प्रेफर किया, लिजर प्रेफर किया, और इसीलिए क्योंकि उसे पता था कि फिर भी मैं ज्यादा ही कमा रहा हूं। एंड दैट इज व्हाई सप्लाई ऑफ लेबर के केस में HMLL यानी हायर मोर लोअर लेस नहीं लागू होता। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन कुछ और शब्दों में पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, लेबर सप्लाइज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट वर्कर्स work at a given wage rate. It is represented graphically by a supply curve. In case of labor, as the wage rate rises, ध्यान देना, wage rate rises, the supply of labor, that is hours of work, would increase. यानी जैसे जैसे ये wages बढ़ेंगे ना, 100 से 200, 200 से 300, तो ये hours जो है ये भी बढ़ने चाहिए। जी हाँ, और इसीलिए supply curve जो है वो upward slope होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, सप्लाई ऑफ लेबर फॉल्स विथ अ फर्दर राइज इन वेज। यानी 100 से 200 में 5 से 7 घंटे तो हुआ, सप्लाई बढ़ा, बट आफ्टर दैट पॉइंट बढ़ा क्या, नहीं, वो तो 7 से 6 हो गया घंटे। यानी इट स्टार्टेड falling down. This is what is called as a backward bending supply curve. Usually अपना supply curve कैसा होता है भाई, वो supply curve ऐसा होता है, लॉ ऑफ डिमांड के वीडियो में मैंने बताया था, वो ऊपर जाता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में बड़ी सिंपल सी बात होती है। भाई डिलीट कैसे होगा तू, हाँ, क्या होता है इस केस में, इस केस में एक पॉइंट तक तो सप्लाई बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये सप्लाई कर्व जो है वो पीछे आ जाता है, कम हो जाता है। 5 से 7 तक तो ऊपर जा रहा था, लेकिन यहां से वो नीचे हो गया। इसी को कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। क्या कहते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। क्या कहते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। जी हाँ, ये जो एस है ना, उसके बीच में ये जो पॉइंट है, इसे हम बैकवर्ड बेंडिंग का पॉइंट कहते हैं। और यहां से सप्लाई ऑफ लेबर जो है कम हो जाता है। ये क्यों होता है, तो इस लाइन को ब्रैकेट में डाल दीजिए। दिस इज बिकॉज The worker would prefer leisure. वो आराम प्रेफर करता है, वो सोचता है कि यार इतना मैं कैसे कर लूंगा, मैं थोड़ा कम भी करूंगा तो मुझे पैसे तो पहले से ज्यादा ही मिल रहे हैं। दैट इज व्हाई द हायर अमाउंट ऑफ वेजेस जैसे जैसे उसे मिलते हैं वो आराम करना प्रेफर करता है। Thus, after a certain point when wage rate rises, the supply of labor tends to fall. उम्मीद करता हूं दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे। अगर आप डायग्राम देखना चाहते हैं तो यहां पर है इसका डायग्राम, और इस डायग्राम के जरिए आप समझ रहे होंगे कि देखिए जैसे जैसे पहले 100 रुपए थे, फिर 200 प्रति घंटा और 300 हो गए। 5 घंटे काम कर रहा था, 7 किया, लेकिन बाद में जब और वेजेस बढ़े तो वो 6 घंटे पर आ गया। क्यों, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं सप्लाई का ऊपर तो जा रहा था, लेकिन इस पॉइंट के बाद इट बिकेम बैकवर्ड बेंडिंग। ये जो बैकवर्ड बेंडिंग कर्व है ये आपको दिखा रहा है कि सप्लाई जो है वो कम हो रहा है। 5 से 6, 6 से 7, यानी यहां पर 5 से 7 पर पहुंच के वो रिटर्न आ गया, कम हो गए आवर्स ऑफ वर्क। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, और टेबल भी वही शो करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आसान सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ा एक्सेप्शन है और इसमें भी यही चीज समझाई गई है। सप्लाई ऑफ लेबर आवर्स ऑफ वर्क शोन ऑन द एक्स एक्सिस एंड वेज रेट ऑन द वाई एक्सिस, द कर्व SAS। यस, ये जो SAS है, जी हां एक सेकेंड, ये जो SAS कर्व है, ये वाली कर्व, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। हा का बैकवर्ड बेंडिंग होतो, कारण तो एका पॉइंट पर्यंत तर वर जाता है, बट उसके बाद जब और वेजेस बढ़ते हैं तो सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाता है। यस, आप यहां पर देख सकते हैं कि जब 100 रुपए पर आवर मिल रहे हैं, आवर्स ऑफ वर्क इज 5, द टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस इज 500। व्हेन वेज रेट इज 100 इंक्रीज फ्रॉम 100 to 200, देन द
सप्लाई राइजेस फ्रॉम 5 to 7 आवर्स, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो कमा तो ज्यादा रहा है लेकिन लेबर अब बोलता है कि मैं 7 घंटे काम क्यों करूं, मैं कम कर लेता हूं, 200 से 300 जब उसे मिल रहे हैं 1 घंटे के, द अमाउंट ऑफ वेजेस मे राइज but the laborer will prefer leisure time and denies to work for extra hours। इसी से पता चलता है कि बैकवर्ड बेंडिंग कर्व लेबर का जो है वो शुरू हो जाता है इस पॉइंट के बाद। उम्मीद करता हूं पहला एक्सेप्शन आपको समझ में आ गया होगा। लेबर के केस में याद रखिए हाइयर पे मोर नहीं होता है, हाइयर पे लेस सप्लाई शुरू हो जाती है आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ रिसीविंग हाइयर वेजेस। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी कुछ पॉइंट्स पर। ये जो पॉइंट्स है अब काफी छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट निकल करके आता है एग्रीकल्चरल गुड्स। जी हां, ये भी एक्सेप्शन है लॉ का। हमारा लॉ क्या कहता है, हमारा लॉ कहता है कि HMLL यानी हाइयर मोर लोअर लेस, लेकिन एग्रीकल्चरल गुड्स के ऊपर ये चलता ही नहीं है, ये लॉ लागू ही नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज एग्रीकल्चरल गुड्स तो पूरी तरह से, यस पूरी तरह से क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंडेंट है। घनन घनन घेर घेर आए बदरा घन घन घोर गारे छाए छब। याद रखिए दोस्तों, बादल आए गए लेकिन बारिश ही नहीं लाए। अब बारिश अच्छी नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी तो यार कैसे कल्टीवेशन होगा, कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे सप्लाई होगा रे। और इसीलिए याद रखिए एग्रीकल्चरल गुड्स के केस में प्राइस कितना भी हाई हो जाए, अगर फसल ही अच्छी नहीं हुई तो कैसे सप्लाई कर सकेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल एंड दैट इज व्हाई दिस लॉ is not experienced in the case of agricultural goods. The law of supply does not apply to agricultural goods as they are produced in a specific season and their production depends on weather condition। तो अगर unfavorable changes हैं weather में तो कुछ भी हो जाए, प्रोडक्शन अगर लो होता है तो supply cannot be increased even at higher prices। आसान सा पॉइंट था दोस्तों, इजीली हमने कवर कर लिया। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर, छोटे छोटे मासूम से पॉइंट, जैसे कि यहां पर अर्जेंट नीड फॉर कैश। दुकानदार को पैसे की जरूरत है, रोकड़ा मांगता है, सामान बेच के निकलने का भाई, कम भी भाव आएगा तो चलेगा भाई, पैसे की बहुत जरूरत है। अर्जेंट नीड फॉर कैश होता है ना, तो वो सस्ते में भी माल बेचकर चला जाता है, वो मार्केट प्राइस से लो में भी सप्लाई कर देता है। तो ऐसे में HMLL फिर से गलत हो जाता है। इफ द सेलर इज एन अर्जेंट नीड फॉर हार्ड कैश, ही मे सेल हिज प्रोडक्ट एट व्हिच मे इवन बी बिलो द मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस से कम में भी वो बेचने को तैयार हो जाता है क्योंकि उसे तो कैश की अर्जेंट जरूरत होती है। यहां पर हम दोस्तों पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस, और ये भी एक और एक्सेप्शन सामने आता है, ऑड मैन आउट ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर दोस्तों। अगला पॉइंट है पेरिशेबल गुड्स। ये वो गुड्स हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, एग, मिल्क, ये कुछ ऐसे पेरिशेबल आइटम्स हैं जिनका स्टोरेज करना पॉसिबल नहीं है ज्यादा समय तक, और इसीलिए ये प्रोडक्ट भी खराब हो जाएंगे तो इनका सप्लाई भी प्रॉब्लम में आ सकता है। दैट इज व्हाई इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स द सप्लायर वुड ऑफर टू सेल मोर क्वांटिटीज एट लोअर प्राइस। अंत में जब दिन खत्म होने जा रहा है और ऐसा लगता है कि यार अब तो सामान बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो कल तो टिकेगा नहीं, खराब हो जाएगा, तो वो सस्ते में भी लास्ट में सामान बेच देता है, ये सोच के कि यार पड़ा रहेगा तो लॉस हो जाएगा, उससे अच्छा बेच ही देता हूं। यही जो टेंडेंसी है, इसकी वजह से इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स लोअर प्राइस पे भी वो ज्यादा सेल कर देता है टू अवॉइड लॉसेस। उम्मीद करता हूं आसान सा एक और पॉइंट आप समझ गए होंगे। आखिरी पॉइंट की यहां पर बात करूं दोस्तों, तो ये जो आखिरी पॉइंट निकल करके आता है वो है रेयर गुड्स यानी रेयर आर्टिकल्स। जी हां दोस्तों, बेशकीमती चीजें, कोहिनूर हीरा, धोनी का 6 वाला बैट, ऐसी कई बेशकीमती चीजें होती हैं जो एक ही होती हैं। इनका कुछ भी कर लो सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते ना भाई। कोहिनूर का हीरा तो एक ही है, हीरे तो बहुत होंगे लेकिन कोहिनूर वाला तो एक ही है। बैट तो धोनी के पास बहुत सारे हैं लेकिन वो जिससे वर्ल्ड कप विनिंग 6 मारा था वो तो एक ही है। तो ऐसे में ऐसी एंटिक्स का, ऐसी खास बेशकीमती चीजों का, रेयर आर्टिकल्स का आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। जी हां, द सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड इवन इफ द प्राइस राइजेस, सप्लाई रिमेन्स अनचेंज्ड। सप्लाई रिमेन्स अनचेंज्ड। फॉर एग्जांपल रेयर पेंटिंग्स, ओल्ड कॉइन्स, एंटिक्स गुड्स एक्सेट्रा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे जो एक्सेप्शंस हैं वो आप समझ गए होंगे बड़े ही आसानी से। यहां पर मैं आपको बता दूं कुल मिलाकर के 5 एक्सेप्शंस हमने किए, ऑड मैन आउट, सप्लाई ऑफ लेबर, एग्रीकल्चरल गुड्स, अर्जेंट नीड फॉर कैश, पेरिशेबल गुड्स और रेयर आर्टिकल्स। जरूर लिख करके इसे प्रैक्टिस कीजिए। आज हमने लॉ ऑफ सप्लाई को कंप्लीट कर दिया है। इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, इसके अलावा शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन
और आपको अजम्पशन या तो एक्सेप्शन में से कोई भी चीज बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए टाइमर सेट करके लिखिए। 30 से 35 मिनट के अंदर ही आपका ये पूरा लॉ लिख करके हो जाना चाहिए। कोई भी डाउट हो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा और आप जरूर अपना चैनल पर प्यार बरकरार रखिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।